नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। मैं कामिनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसे कि आप सभी के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि मैम आप प्लीज़ यूकेपीएससी उत्तराखंड इस लेक्चरर की तैयारी कराइएगा। तो बिल्कुल, जैसा कि आप सभी ने हम पर विश्वास जताया पहले भी और आज भी, तो हम भी आपके विश्वास पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और आपको पूरी की पूरी तैयारी कराएंगे इस एग्जाम की। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने उत्तराखंड का जो परीक्षा कैलेंडर है वो देख लिया होगा और सभी जो भी यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है इस एग्जाम्स के लिए जरूरी, तो आप सभी ने उत्तराखंड का जो परीक्षा कैलेंडर है उसको देखा होगा और उसी कैलेंडर के आधार पर आपकी जो परीक्षाएं हैं वो चयनित की जाती हैं, उनका चयन किया जाता है। हालांकि एग्जाम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उस परीक्षा के आधार पर ही आपकी परीक्षाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी ने कहा कि मैम प्रवक्ता की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, आप अपने चैनल पर इसकी तैयारी कराइए। तो बिल्कुल हम सभी आपके साथ हैं, नित्य क्लासेस की टीम आपके साथ है और आपकी तैयारी अवश्य कराएगी, बिल्कुल फ्री। तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की, जिसमें आपके प्रवक्ता एग्जाम के लिए लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए जो वैकेंसी आई है। देखिए, अभी यदि हम बात करें तो करंट में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन परीक्षा कैलेंडर के आधार पर यदि हम बात करें तो इसका एग्जाम 2025 अप्रैल में बताया गया है। लेकिन इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म की लास्ट डेट कब होगी और साथ ही साथ न्यू कोई इसमें कोई बदलाव आया है नया, तो ये हम तभी बता पाएंगे जब आपका कोई भी नोटिफिकेशन करंट में मिलेगा। लेकिन आपकी पूर्व में जो आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम इस परीक्षा को साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो परीक्षा है वो निर्धारित की जाती है। और यदि हम बात करें तो इस बार 2024 में कहा गया है कि कम से कम, देखिए पूछा गया कि कितनी मतलब इसमें कितनी वैकेंसी हो सकती हैं, तो गाइस 600 प्लस वैकेंसी इसमें बताई गई हैं। 613 या फिर 600 से ऊपर जितनी भी होंगी 600 प्लस होने वाली हैं। तो आगे देखिएगा, यदि हम बात करें यूकेपीएससी उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम सिलेबस 2024 के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम वो सब बताएंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। और देखिए, जैसे कि आप ये कहें कि मैम इसकी परसेंटेज यानी कि एससी के लिए क्या होगी, जनरल के लिए क्या होगी, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी। लेकिन कुछ नई अपडेट जैसे भी मिलती है इस परीक्षा को लेकर, तो वो भी हम आपके साथ समय समय पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्या, तो सबसे पहले बात करते हैं यूकेपीएससी उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम। देखिए, यदि हम बात करें प्रवक्ता एग्जाम की, तो प्रवक्ता एग्जाम को पास करने के लिए आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा। बिल्कुल, 2 परीक्षाएं कैसी होंगी, तो यहाँ पर हम प्रवक्ता एग्जाम की बात करें तो परीक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यानी कि हम बात करें वो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम पास करना होगा जिस एग्जाम का नाम है स्क्रीनिंग परीक्षा। जब आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तो फिर आपकी एक और परीक्षा होगी जिसे हम मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। और मुख्य परीक्षा का मतलब जो परीक्षा आपकी सब्जेक्ट पर आधारित होगी, जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा होगा उसके आधार पर यह परीक्षा निर्धारित की जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, तो परीक्षा की प्रणाली कैसी होगी, तो परीक्षा की प्रणाली एमसीक्यूज टाइप में यानी कि वस्तुनिष्ठ होगी। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखें, तो आगे हम बात करेंगे परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। बिल्कुल, यदि आप स्क्रीनिंग परीक्षा की बात करें तो इसमें ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग को रखा गया है। तो आपको जब भी एग्जाम देना होगा बहुत सोच समझ कर देना होगा और नकारात्मक प्रश्नों को करने से बचना भी होगा। चलिए, तो ये पॉइंट्स हमारे समझ में आ गए। यदि हम लेक्चरर एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम को कितने भागों में बांटा है, 2। पहला है स्क्रीनिंग परीक्षा और दूसरा है मुख्य परीक्षा,
ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो क्या ये दोनों परीक्षाएं एक साथ होंगी? नहीं, ये दोनों परीक्षाएं एक साथ नहीं होंगी। पहले आपको फर्स्ट स्टेज से गुजरना है, पहले आपको स्क्रीनिंग एग्जाम देना होगा और इस एग्जाम में आप यदि पास होते हैं तो ही आप मुख्य एग्जाम, मेन एग्जाम दे पाएंगे। तो चलिए कुछ और पॉइंट, यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए आपकी इसमें ग्रेजुएशन मायने नहीं रखती है, ठीक है। ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज बनी है ये भी मायने नहीं रखती है, तो आपकी मायने रखती है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज बनी है, ठीक है। प्लस यदि आपने टेट किया है, सी टेट किया है तो वो भी इसमें मायने नहीं रखता है। इसमें क्या है, आपका पीजी, ठीक है, प्लस आपका बीएड होना अनिवार्य है। ओके, अब देखिए यदि आपने बीएड किया है तो बीएड हमारा तभी हो सकता है जब आपका पीजी में जर्नल वालों का यदि हम देखें तो जर्नल वालों का यदि मान लीजिए 55% हो या फिर हम कहें एससी का 45% हो, ठीक है। तो यदि आपने बीएड किया है तो इसमें परसेंटेज की चिंता ना करें, क्योंकि बीएड तभी होता है जो आपकी पीजी के आधार पर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर ही आप बीएड कर पाते हैं, ठीक है। तो आप बार बार ना पूछें कि मैम इस एग्जाम के लिए कितनी परसेंटेज होगी। यदि आपने बीएड किया है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप ग्रेजुएशन है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है प्लस आपने बीएड किया है तो ही आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। ओके, चलिए नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का भी अवश्य ध्यान हमें रखना है। चलिए देखिएगा कुछ और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जो सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों में यदि हम देखें तो आर्ट साइड वालों के लिए परीक्षा हो या फिर एससी वालों के लिए, जी के वो हम कहें तो जर्नल वालों के लिए, नहीं, ये परीक्षा सभी के लिए कॉमन होगी। पहले आपका जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा वो सभी के लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। इस एग्जाम के बाद यदि हम देखें स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाइड करने के बाद ही आप मेन एग्जाम दे पाएंगे, ये भी करेक्ट है, ठीक है। यदि आप स्क्रीनिंग परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप किसकी दौड़ में शामिल होंगे, मेन एग्जाम, और जो मेन एग्जाम होगा वो आपका सब्जेक्टेड होगा, यानी कि आपने एमए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है उसी के आधार पर आप मेन एग्जाम में फाइट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इस एग्जाम की मेरिट बनेगी, बिल्कुल स्क्रीनिंग एग्जाम की जो होगी ना, जब आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जो कि अप्रैल में बताया गया है 2025 में, तो स्क्रीनिंग एग्जाम में क्या है, जब आप एग्जाम देंगे तो उसकी मेरिट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम आने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा देने के योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले आपको तैयारी किसकी करनी है, मुख्य परीक्षा की तैयारी तो बाद में करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में डिपेंड करता है कि आप अपने सब्जेक्ट पे कितने माहिर हैं, आप अपने सब्जेक्ट में कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो परीक्षा देनी होगी वो सभी के लिए होगी कॉमन, और उसमें देखना होगा कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है, आपको उत्तराखंड के बारे में कितनी जानकारी है, आपको सामान्य ज्ञान, रीजनिंग की कितनी जानकारी है, और हाँ इसके साथ साथ आपको हिंदी भी इस एग्जाम में पूछी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस एग्जाम की मेरिट बनेगी और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा के योग्य होंगे। तो ये पॉइंट आपका होगा क्लियर। दूसरी परीक्षा की बात करें, दूसरी परीक्षा जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला स्क्रीनिंग एग्जाम और दूसरा होगा आपका मेन एग्जाम, ठीक है। दूसरी परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी, यह परीक्षा सब्जेक्टिव होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल आपका विषय, जो भी आपका विषय होगा, चाहे आप साइंस ग्रुप के हो, चाहे आप आर्ट साइड ग्रुप के हो, किसी भी ग्रुप के हो, वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे भी आपके मन में डाउट होंगे उन डाउट को मैं एक एक कर क्लियर कर रही हूँ। तो उम्मीद करूंगी कि आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो रहे होंगे। तो आप मेन एग्जाम पर फोकस मत कीजिए, अभी आपको फोकस करना है किस पर, स्क्रीनिंग परीक्षा पर। और इस स्क्रीनिंग परीक्षा में हम आपके साथ हैं बिल्कुल, तो पूरी तरीके से और आपके साथ रहेंगे। जितने भी यूनिट है इसमें वो सारे के सारे यूनिट आपको नित्य क्लासेस में
बिल्कुल फ्री कराए जाएंगे। फ्री क्लासेस दूंगी, बस आपको अपना समय देना है और वो समय आपका बहुत कीमती होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए देखिएगा, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट है, दूसरी जो आपकी मुख्य परीक्षा है वो उसी पर डिपेंड करेगी कि आप अपने सब्जेक्ट में कितनी महारत हासिल किए हुए हैं। तो देखिए आप तैयार हो जाइए। हालांकि जैसे कि नोटिस मिला है, जो आपका परीक्षा कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग तो आपका जो एग्जाम की डेट तो बिल्कुल फिक्स है कि अप्रैल में होनी है। हो सकता है कि आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन ये भी फिक्स है कि ये वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली है। नोटिफिकेशन की बात करें तो सितंबर लास्ट होगा, या फिर सितंबर में किसी भी कारण नहीं आती है तो अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास समय भी है और उस समय का पूरा लाभ उठाना है, और लाभ उठाएंगे तो ही आप इस एग्जाम में सफल हो पाएंगे। चलिए देखिएगा, यदि हम बात करें मेन एग्जाम के आधार पर देखा जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कितना मजबूत है, कितने आप योग्य हैं। और फाइनल जो मेरिट बनेगी ना, एक और पॉइंट, जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी वो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम के आधार पर नहीं बनेगी। फाइनल मेरिट आपकी जो आपका मेन एग्जाम होगा उसी के आधार पर तैयार होगी। बस स्क्रीनिंग एग्जाम जो सभी के लिए कॉमन है उसमें मेरिट बनेगी कि आप क्या मेन एग्जाम के लिए फाइट कर पाएंगे या नहीं, और वहीं पर यदि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद वो साइड में रख दिया जाएगा और आप मेन एग्जाम की तैयारी करेंगे। और फाइनल मेरिट की बात करें तो फाइनल मेरिट डिसीजन लेगी किसके आधार पर, आपका जो सब्जेक्ट के आधार पर, आप यानी कि मेन एग्जाम जो आप देंगे उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड की जाएगी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। उसमें स्क्रीनिंग एग्जाम के नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके मन में जिज्ञासा है क्या स्क्रीनिंग एग्जाम के नंबर या वो मेरिट में लगेंगे या नहीं, तो वो सिर्फ आपको क्या ये एग्जाम आपको पास करना है अच्छे नंबर से, जिससे कि आप मेरिट लिस्ट में आए और आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करें। चलिए, स्क्रीनिंग एग्जाम की भूमिका ये निर्धारित करती है कि आप मेन एग्जाम के योग्य हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो गाइस देखिए एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया है क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप हमें इसकी तैयारी कराइए। तो मैं आपको बताऊंगी भी कि समय कौन सा रहेगा हमारे इस एग्जाम के लिए, कितनी क्लासेस आपकी रहेंगी, और हमारे पास समय बहुत है। इतने समय में हम इस एग्जाम के जो भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे, साथ के साथ रिविजन भी होगा और प्रीवियस पेपर भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। चलिए देखिएगा, स्क्रीनिंग एग्जाम की मेन एग्जाम में फिर कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। तो एक एक पॉइंट आपके हो गए होंगे क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पर तो देखिएगा कुछ ऐसे पॉइंट, सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग एग्जाम पास करना है, ये तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग एग्जाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी विशेष ध्यान रखना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो ऐसा नहीं कि स्क्रीनिंग एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं कि मेन एग्जाम में नहीं आएगी, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगी और दोनों में ही विशेष ध्यान आपको रखना है। देखिएगा प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए प्रश्नों की संख्या यदि हम प्रीवियस पेपर के आधार पे बात करें तो पहले आपकी जो प्रीवियस में पेपर हुआ है उसमें प्रश्नों की संख्या देखें तो 150 है। कितनी, 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। कितने अंकों के होंगे, यदि हम बात करें तो 150 प्रश्न 150 अंकों के ही होंगे। ठीक है, यदि हम बात करें 150 क्वेश्चन को आप कितने घंटे में कवर करेंगे, तो देखिएगा जो समय अवधि है वो 2 घंटे की होगी। स्क्रीनिंग एग्जाम की बात कर रही हूं मैं, तो स्क्रीनिंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को याद रखना है। प्रश्न आएंगे आपके 150, साथ ही साथ 150 अंकों के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इसमें जो समय दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 2 घंटे। तो ये पॉइंट आपका हो गया होगा क्लियर। तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। देखिएगा यूकेपीएससी उत्तराखंड स्क्रीनिंग एग्जाम की कुछ ऐसा बेनिफिट जो आपको पहले जो आपने पेपर दिए हैं उसके आधार पर होने वाला है। मतलब ये कि यदि आप एलटी एग्जाम दे चुके हैं, यदि आपने एलटी एग्जाम की तैयारी की है, तो गाइज आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा इस एग्जाम के लिए, प्रवक्ता एग्जाम के लिए। क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा यदि आप देने जा रहे हैं या इसके योग्य हैं, तो एलटी एग्जाम में जो भी आपने तैयारी की है उस एग्जाम का बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब वो बेनिफिट कैसे होगा, तो जब हम यूनिट्स को पढ़ेंगे, जो स्क्रीनिंग एग्जाम में आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को जब हम पढ़ेंगे तो काफी कुछ आपको वह मिलेगा, यानी कि वो सिलेबस मिलेगा, वो टॉपिक मिलेंगे जो आपने एलटी के टाइम पर पढ़े थे। तो बहुत कुछ, यदि हम माने एक अंदाजा लगाएं तो 40-45% आपको किसका, एलटी एग्जाम का सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो आपने एलटी एग्जाम जो दिया है वो भी बहुत जल्द में ही दिया था, तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा कि आप जो भी पढ़ेंगे वो आपकी मेमोरी में अच्छे से और ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, आपने एलटी एग्जाम की प्रिपरेशन की और उस प्रिपरेशन के आधार पे यदि हम बात करें प्रवक्ता एग्जाम की, तो 40% टॉपिक इस एग्जाम में कवर हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उसका क्या करेंगे, अब रिवीजन, क्योंकि आपने हाल में ही एलटी का एग्जाम दिया है और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है जो कि आपको इस एग्जाम में और ज्यादा मजबूती दिलाएगा। चलिए देखिएगा, यूकेपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ सिलेबस हो या फिर कहीं से ही भी पूछ लिया जाए। यूपीएससी एग्जाम में जो भी लोक सेवा आयोग आपके क्वेश्चन रखता है, वो अब तक जितने भी प्रीवियस पेपर रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखता है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा, जैसे कि एलटी एग्जाम में आपके साथ हुआ कि एलटी एग्जाम में सिलेबस इस बार चेंजेस मिला, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला, जिसका आपको कहीं ना कहीं लॉस मिला। आपने सब कुछ तैयार किया, लेकिन आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन किए गए, जैसे कि सागर में से एक एक बूंदे उठाकर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो अब तक आपने पढ़ा है, जो यूपीएससी एग्जाम में हमेशा ये आयोग कराता रहा है, उसी के आधार पर आपका सिलेबस प्लस उसी सिलेबस के आधार पर आपके क्वेश्चन डिसाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए एक बेनिफिट का काम करेगा, यानी कि इसमें आप बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहेंगे कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। जैसे कि आप एलटी एग्जाम में काफी डाउट में थे, जब एग्जाम देकर आए, हालांकि एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे, जो कि होना भी चाहिए, सबने 6-6 8-8 महीने तैयारी की, और उसके बावजूद भी जो आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट होने वाला था वो नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो लेवल कुछ अलग ही लेवल का था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बस आप तैयारी कीजिए और इस तैयारी में पूरा साथ देगा आपका नित्य क्लासेस। तो आप नित्य क्लासेस के साथ भी अपना साथ बनाए रखिए। तो गाइस देखिएगा, अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग एग्जाम सिलेबस की। ठीक है, स्क्रीनिंग एग्जाम सिलेबस किस तरीके से निर्धारित किया गया है, कितने पार्ट में बांटा है, तो चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, यदि हम बात करें खंड 1, यानी कि खंड 1 में इस एग्जाम को कितने खंडों में विभाजित किया है, किस खंड से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, खंड ए में, यानी कि खंड 1 में आपका शिक्षण अभिरुचि, यानी कि देखिएगा शिक्षण अभिरुचि आएगा। खंड सेकंड, खंड बी में यदि हम बात करें तो आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है, जो आपका जीके है उसको रखा गया है। खंड 3 में यदि हम देखें तो उत्तराखंड राज्य संबंधी जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपने एलटी एग्जाम में किया था, चाहे वो करंट के आधार पे हो, चाहे वो आपका पहले के, यानी कि जो जब से ये राज्य बना है उत्तराखंड, तो उससे अब तक की कोई भी ऐसे पॉइंट को रखा जा सकता है इस खंड में जो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड से संबंधित हो। तो यहाँ पर पहले खंड में आता है शिक्षण अभिरुचि, दूसरे खंड में आता है सामान्य अध्ययन, और तीसरे खंड में आता है क्या, उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, और चौथे खंड में आपको मिलेगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ भी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैथ के भी लिए गए हैं, तो मैथ भी इसमें क्या है, शामिल है। किसमें, चौथे वाले खंड में। ओके, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। खंड 5 की बात करें तो इसमें है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो आर्ट साइड के हैं या फिर जो साइंस साइड के हैं, साइंस साइड वाले स्टूडेंट जो होते हैं, उन्होंने हिंदी को काफी टाइम हो जाता है कि जो टच में हिंदी नहीं रहती है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। नित्य क्लासेस में हिंदी मैं कराऊंगी, और हिंदी इस तरीके से कराऊंगी कि आप कहेंगे कि हिंदी में 20 नंबर लाना तो बहुत आसान है। तो गाइस देखिएगा, ये आपके 5
खंड है, 5 देखिएगा 5 भाग है, जिसमें पहले भाग में शिक्षण अभिरुचि, दूसरे में सामान्य अध्ययन, तीसरे में उत्तराखंड राज्य संबंधी जो भी ज्ञान है, जो भी सामान्य अध्ययन है वो उसमें आएगा, चौथे खंड में सामान्य बुद्धि परीक्षण, और 5वें खंड में आएगा आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी की बात करें तो उसमें आपका व्याकरण रखा गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, खंड ए में, यानी कि जो शिक्षण अभिरुचि है ना, उसमें कितनी संख्या होगी प्रश्नों की और उसका पूर्णांक कितना होगा वो भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो पूछा जाएगा वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ही पूछा जाएगा, यानी कि इससे आपको 40 के 40 नंबर मिलते हैं। 40 नंबर का है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, अच्छे से समझना है, डेली लाइफ जुड़ना है, और साथ के साथ बिल्कुल पहले की तरह आपको नोट्स बनाना है। प्रश्नों की संख्या भी होगी 40, तो इसका पूर्णांक जो होगा टोटल कितना होगा, 40 अंकों का होगा। अब हम बात करें खंड 2। खंड 2 है आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में जो प्रश्नों की संख्या है वो है 35, और टोटल भी कितना होगा, टोटल भी है आपका 35, यानी कि खंड ए 40 नंबर का, खंड जो सेकंड है वो आपका 35 नंबर का होगा। तीसरे खंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 30, और पूर्णांक भी होगा 30। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब खंड 4 की बात करें तो उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण देखा जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 25 और पूर्णांक भी होगा 25। ठीक है, अब लास्ट है आपका खंड 5। खंड 5 में यदि हम बात करें तो इसमें आएगा आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में यदि हम प्रश्नों की संख्या बात करें तो प्रश्नों की संख्या है 20, और इसका पूर्णांक योग कितना होगा 20। तो गाइस देखिएगा, जब आप इसका पूरा का पूरा टोटल करेंगे तो 150 क्वेश्चन, ठीक है, कितने नंबर के, 150 के। समय कितना मिलेगा इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए, समय होगा आपका 2 घंटा, और साथ ही साथ उसमें सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है पेपर देते समय कि नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। जो आपको आता है उसी को करना है, तुक्के में अंदाजे में कोई भी क्वेश्चन आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके देखिए पॉइंट, एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण अभिरुचि में क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या हम पढ़ाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 40 नंबर का है शिक्षण अभिरुचि, सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाएगा, हालांकि सामान्य अध्ययन से भी पूछा जाएगा, लेकिन इसमें 40 उसमें 35। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या 40 है, और हम बात करें तो यहाँ पर पूर्णांक भी 40 है। इसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जितने भी आपके आयोग हैं जो कि आपने एलटी में पढ़े थे, वो आयोग फिर से आपके रिपीट होंगे, कुछ और नया तड़का लगाकर, कुछ नई विशेष पहचान बताकर, जिससे कि आप उसको और अच्छे से समझ पाए। तो देखिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में राधाकृष्ण आयोग, जितने भी आयोग है, मुदालिर आयोग हो, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और ई गवर्नेंस। देखिए गाइस, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि श्योर आपका यही पैटर्न होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके न्यू सिलेबस पे, और न्यू सिलेबस आपका बहुत जल्दी, यानी कि आपके नोटिफिकेशन में अब तक जो भी हमारा सिलेबस हुआ है वो सेम रहा है। तो इस बार भी हो सकता है कि सेम हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा, फिर से मैं आपको बताऊंगी कि आपका नोटिफिकेशन कब आता है, और उस नोटिफिकेशन में कोई बदलाव आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब दूसरा यदि हम देखें तो शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, इसमें क्या है कि शिक्षण कौशल। देखिए शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियां, प्रविधियां, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण, संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, अच्छे संप्रेषण की क्या विशेषताएं हैं। जैसे एलटी में आपको पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा बनाकर दिया था, किसके लिए, एलटी एग्जाम के लिए, तो वहां से काफी हद तक बहुत कम है,
आपके प्रवक्ता एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल भी मत डरिए, कुछ भी आपको नया नहीं मिलने वाला है। जो आपने पढ़ा है सबसे पहले तो वो आप पढ़ेंगे, दोबारा रिवीजन होगा और इसे मजबूती से पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स जो आपके पहले नहीं तैयार हुए हैं उनको और अच्छे से अब भी तैयार कर सकते हैं। मौका मिला है तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। तीसरे पॉइंट की बात करें हम शिक्षण अभिरुचि में, तो मूल्य आधारित शिक्षा। मूल्यों के प्रकार, व्यक्तित्व एवं सामाजिक मूल्य क्या है, मूल्यों के देखिए हास होने का कारण क्या है, शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे क्या, कक्षा अनुशासन क्या है, विद्यालय अनुशासन क्या है, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन क्या है। तो ये पॉइंट भी आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। आगे देखें, पांचवें पॉइंट में हम पढ़ेंगे विद्यालय में अनुपस्थित एवं विद्यालय छोड़ने के कारण क्या रहे हैं बच्चों के, और विद्यालय बच्चा ना छोड़े इसके लिए कौन कौन से समाधान लागू किए गए हैं। छठे पॉइंट में हम पढ़ेंगे शिक्षा में कंप्यूटर की क्या योग्यता है, कंप्यूटर शिक्षा क्या है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान क्या है और इसकी आवश्यकता प्रयोग क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। सातवें पॉइंट में शैक्षिक तकनीकी, जिसमें प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग को जानेंगे। आठवें पॉइंट में शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि और नौवें पॉइंट में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। 10वां पॉइंट है शैक्षणिक मूल्यांकन, जिसमें आवश्यकता, प्रकार और विधियों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये है आपका किसका, शिक्षण अभिरुचि का, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि इसमें से आपको 40 के 40 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एग्जाम में। चलिए दूसरा पॉइंट अब हम देखेंगे खंड सेकंड, यानी कि सामान्य अध्ययन में। सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें आपका हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और साथ के साथ आपका जो भी सामान्य अध्ययन है उसके आधार पर भी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिएगा सामान्य अध्ययन, यदि हम बात करें प्रश्नों की संख्या आप जानते हैं 35 है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेलकूद एवं मनोरंजन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से खेलकूद का प्रयोग किया जाता है, ये मनोरंजन के लिए क्यों आवश्यक है। तीसरे पॉइंट में भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत को हम पढ़ेंगे। संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां इत्यादि। साथ ही साथ भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान और प्राकृतिक संसाधन, इसके प्रकार, नियोजन, संरक्षण एवं संवर्धन इत्यादि। तो ये आपका किससे आता है, खंड बी से आता है, सेकंड खंड से आता है। और भी पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, हमने एलटी में बहुत अच्छे से कवर की थी, फिर से दोबारा मौका मिल रहा है तो दोबारा और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य और राष्ट्र की नीति निर्देशन तत्व, साथ के साथ उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 को भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिलेबस में यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। सातवें पॉइंट में बात करें तो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित जो भी संगठन है, नियम है और जो भी क्रियान्वयन हुआ है उसको डिस्कस किया जाएगा। आठवें पॉइंट में बात करें तो सामान्य विज्ञान दैनिक जीवन में किस तरीके की उपयोगिता रखता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। नौवें पॉइंट की बात करें तो पर्यावरणीय विकास से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण प्रदूषण है, जलवायु से संबंधित समस्याएं हैं, उससे किस तरीके से बचाव और उपाय किया जा सकता है, वो भी हम खंड बी में ही डिस्कस करने वाले हैं। खंड यदि देखिएगा 10वां पॉइंट, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि, वाणिज्य और उद्योग के विकास की दशा और दिशा दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो ये आपका खंड बी में आता है। अब हम बात करते हैं खंड 3 में, और खंड तीसरा यदि हम देखें तो खंड 3 में आपका जो पूरा का पूरा पूर्णांक है वो कितना है, 30 नंबर का। अब हम बात करें तो उसमें देखिएगा सामान्य भूगोल, जो भी उसकी स्थिति रही है उसको हम विस्तार से समझेंगे, उसकी संरचना को समझेंगे, जलवायु को समझेंगे, जल प्रवाह को समझेंगे और साथ के साथ जनसांख्यिकीय संरचना, प्रवास, यातायात, संचार तंत्र एवं राजकीय प्रतीकों को समझना है। इसके अलावा इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड का जितना भी इतिहास रहा है, जातियां, प्रजातियां, राजवंश, इन सभी को हम किसमें, उत्तराखंड के इतिहास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तीसरे पॉइंट देखिएगा, इसमें सारे के सारे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, जितने भी काल रहे उन कालों को डिस्कस करेंगे। तीसरे पॉइंट में हम बात करें तो प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन कौन कौन से हैं, जल के द्वारा, वन के द्वारा, वन जीव के द्वारा, संरक्षण के द्वारा, संरक्षण पार्क के द्वारा, खनिज, पशुपालन, कृषि, बागवानी, ये आपके किस में आएंगे, प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन कौन से हैं अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए। अब हम बात करें तो चौथा पॉइंट, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य कौन कौन से हैं, इसमें आपका राज्य स्तर पर, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर, यानी कि जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इसमें देखिए 5वें पॉइंट में छठे में आएगा शिक्षा एवं संस्कृति कैसी है उत्तराखंड की, वहां के कल्चर कैसा है, साथ के साथ जो प्रशिक्षण का संसाधन है वो किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, कौन कौन से मेले वहां पे लगाए जाते हैं, कैसा आयोजन किया जाता है, कैसी व्यवस्था होती है, तो शिक्षा एवं संस्कृति में आएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख आंदोलन कौन कौन से रहे, कुली बेगार, डोला पालकी, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, इन आंदोलन पर भी चर्चा की जाएगी। आर्थिक विकास की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य की क्या क्या विशेषताएं रही, कौन कौन से परिवर्तन किए गए वो भी डिस्कस किए जाएंगे। विकास परक योजनाएं कौन कौन सी हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अन्य जाति से संबंधित योजनाएं बनाई गई, वो कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अब हम बात करें समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी रही हैं, करंट में कौन सी रही हैं, वो भी चर्चा की जाएंगी। साथ ही साथ खेलकूद एवं मनोरंजन पर भी डिस्कस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे खंड में, जो सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, और इस खंड से आपको 25 नंबर प्राप्त होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर शाब्दिक अशाब्दिक विश्लेषणात्मक प्रश्न इसमें आएंगे, जिसमें प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण तथा मिश्रित ब्याज, लाभ हानि, यानी कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ आपको क्या है, रीजनिंग के साथ साथ आपको मैथ भी पढ़ना होगा। और मैथ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ये आप जानते भी हैं। तो इसमें आपका चाहे समय हो, देखिएगा इसमें दूरी के क्वेश्चन पूछे जाए या कार्य एवं वेतन के पूछे जाए, आप आसानी से कर लेंगे। तो मैथ में बिल्कुल भी मत घबराइएगा। मैथ में आपका कुछ भी पूछा जाए, घड़ी पर, कैलेंडर पर, यदि हम आंकड़ों पर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए, इससे बहुत आसान तरीके से सरल तरीके से ललित सर आपकी इस यूनिट को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए तो गाइज यहाँ पर जो भी आपका क्या है, रीजनिंग प्लस मैथ आपका किस में आएगा, 4th यूनिट में आएगा। तो आपको अच्छे से कवर कराया जाएगा ललित सर जी के द्वारा। अब हम बात करते हैं 5वें खंड पर। तो गाइस 5वें खंड में जो हम सामान्य हिंदी यानी कि जो व्याकरण हम पढ़ेंगे, व्याकरण को भी इतने आसानी से बताऊंगी मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको 20 नंबर कैसे लेने हैं। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा व्याकरण पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि इसमें व्याकरण दिया है, सामान्य हिंदी दिया है। तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे टॉपिक होते हैं उससे भी अलग एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो गलती एलटी एग्जाम में हुई है वो गलती यहाँ पर ना हो। सामान्य हिंदी है तो हो सकता है कि पूरे व्याकरण से कहीं से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसके लिए मैं आपको सारा का सारा जो भी आपका हिंदी व्याकरण में सिलेबस है वो सारा का सारा कवर कराऊंगी। समय है तो इसलिए हमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि हाँ हम एक्स्ट्रा टॉपिक भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी या हमारा लॉस हो जाएगा। एक्स्ट्रा आप तैयार करेंगे तो उससे आपका ही फायदा है। सामान्य हिंदी दिया है, हो सकता है कि यहाँ पर पर्यायवाची दिया है, देखिए, और संज्ञा सर्वनाम नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो आपका सिलेबस में नहीं था, क्योंकि सामान्य हिंदी का मीन्स कि आपका कहीं से कैसे भी पूछा जाएगा। देखिएगा अब हम बात करें सबसे मेन पॉइंट, जैसे कि पर्यायवाची दिए, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि और समास। आगे भी कुछ पॉइंट और है 4-5, उनको भी बताएंगे, लेकिन अधिकतर 99% जो हिंदी में आएगा वो उसी पे डिपेंड होगा जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
समास विग्रह क्या है, समास क्या है, संधि क्या है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति। बड़ा आसान है हिंदी का पैटर्न, क्योंकि हमें हिंदी को बड़े आसान तरीके से समझना है। तो गाइस बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जैसा कैलेंडर में दिया गया है कि आपका यूकेपीएससी एग्जाम कराएगा तो बिल्कुल कराएगा। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आप नोटिफिकेशन के वेट में ना रहे, समय है तो समय के चलते चलते हमें क्या है, अच्छे से तैयारी करनी है, रिवीजन करना है और साथ के साथ इस एग्जाम में पास भी होना है। तो देखिए, यदि हम बात करें तो जैसे हम समय की बात करें तो अभी हमारे पास बहुत समय है, देखिए अब हमारा सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर में भी आपका नोटिफिकेशन आता है, तो भी आप आसानी से अप्रैल तक इस एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं रिवीजन के साथ साथ। तो गाइस देखिएगा, अभी हम क्लास के बारे में बात करें तो क्लासेस में जो आपकी स्क्रीनिंग एग्जाम की, जो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए है, तो वहां पर हम बात करें तो एक क्लास लूंगी अभी मैं, यानी कि वो क्लास होगी आपकी 8 PM पर, ठीक है। 8 PM पर जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको यूनिट फर्स्ट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है वो कवर कराऊंगी, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें, दूसरी जो क्लास होगी आपकी वो होगी 7 PM पर, और 7 PM पर जो क्लास होगी वो होगी ललित सर की, और ललित सर इस क्लास में आपको जो कवर कराएंगे वो रीजनिंग और मैथ होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की अभी मेरी एक क्लास चल रही है, जो क्लास होती है मेरी 11:30 पर। 11:30 पर मैं अभी आपको हिंदी ग्रामर करा रही हूँ, तो आप प्लीज उस क्लास में आइएगा, और 11:30 वाली क्लास में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी स्क्रीनिंग एग्जाम में आपके लिए जरूरी है। तो देरी किस बात की, जाग जाइए, जाग रहे हैं, एक फ्लो में आप हैं, अभी आप LT का एग्जाम देकर आए हैं, अब एक और एग्जाम आपके सामने है, लक्ष्य आपके सामने है, तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। हार जीत ये तो जीवन का एक हिस्सा है, लगा रहेगा, लेकिन हमें कभी हारना नहीं है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है तब तक जब तक हमें सफलता ना मिल जाए, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल इसी आशा के साथ मैं अपने बैच को कर रही हूँ स्टार्ट, और उम्मीद करती हूँ कि आप पहले की तरह अभी भी आप नित्य क्लासेस में भरोसा करेंगे, अपना विश्वास जताएंगे, और हम भी आपको विश्वास जताते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि पहले की तरह अब भी आपका पूरा का पूरा साथ देंगे आपके एग्जाम तक। तो आपने बस क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, डेली लाइव क्लासेस में जुड़ना है। 3 क्लासेस आपको मिलेंगी स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, मेरा मानना है कि 3 क्लासेस काफी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जिन्होंने मतलब मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथी जो प्रवक्ता एग्जाम की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं वो अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ सके। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं करती हूँ समाप्त। उम्मीद करती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और इस मिशन में कामयाब होंगे, और इस मिशन में हम भी आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, और प्रॉमिस करते हैं कि ये एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी। धन्यवाद।